Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back in lecture number 14 of Biology for the preparation of PMC National MDK 2021. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में एंजाइम के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और आज इसी सिलसिले में हम एंजाइम वाले यूनिट को आगे बढ़ाते हुए एंजाइम के मज़ीद कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन कंटेंट्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में ये बात देखी थी कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं। तो इन फैक्टर्स में ना सिर्फ एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन शामिल है, बल्कि इसके साथ साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इफेक्ट होने से भी रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टेम्परेचर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, और पीएच का क्या इन्फ्लुएंस है। तो इन तमाम फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस को, इनके इफ़ेक्ट को हम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे और इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज़ को अपने डिस्कशन के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हमने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये है हाउ टू एनालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन, या किसी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का जो कोर्स है वो कैसे प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे फिर इन डिफरेंट फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जी, तो सबसे पहले बात होगी रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। कोई भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, उसका रेट कैसे डिटरमिन होता है। तो इस सिलसिले में आपने याद रखना है कि किसी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का जो रेट है, दैट रेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय टू डिफरेंट वेज। इसको आप या तो डिटरमिन करेंगे बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास वक्त में कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम किया है एंजाइम ने, या कितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। तो आप अगर इस तरह अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड को मेजर कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर, वो स्पेसिफिक यूनिट टाइम कोई 1 सेकेंड भी हो सकता है, या 1 मिनट भी हो सकता है, या फिर 1 आवर भी हो सकता है। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो कि कंज्यूम हुआ उस रिएक्शन में, उसको अगर मेजर कर लेते हैं, तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरा मेथड क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, वो है बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। तो आप इस तरह से प्रोडक्ट को मेजर करके कि इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पर सेकंड, या इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पर मिनट, इस तरह से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। सो आपने देखा कि किसी भी एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए आप इन दो में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि ये दोनों मेथड्स को आप एट अ टाइम यूज़ नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो कि कंज्यूम हो रहा है उसको मेजर करें और उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि फॉर्म हो रहा है उसको मेजर करें और दोनों को सम अप कर लें या दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपने इन दोनों में से किसी एक मेथड के ऊपर रिलाई करना है। या तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं by measuring or by estimating the amount of substrate consumed over a period of time, or by estimating the amount of product formed over a period of time. तो इन दो में से कोई एक मेथड यूज़ किया जाएगा। तो ये हम दोनों चीज़ें किस तरह से हासिल कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ाहिर है हासिल करनी है, तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हो रही है। तो इस सिलसिले में हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखिए, ये एक आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट शो किया है जिसमें हम एक एंजाइम की एक्टिविटी को जज करेंगे कि कितना तेज़ वो एंजाइम काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस एंजाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एंजाइम है कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रोकन डाउन करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है दैट एंजाइम इज एक्चुअली कैटालेज एंजाइम। तो इस कैटालेज की एक्टिविटी के ज़रिए हम यहाँ पर शो करेंगे कि किस तरह से एक रिएक्शन का रेट डिटरमिन किया जाता है या कोर्स ऑफ रिएक्शन कैसे शो किया जाता है। तो आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको कैटलाइज करने वाला, इसको ब्रोकन डाउन करने वाला एंजाइम कैटालेज, यहाँ पर हम कैटालेज के सोर्स के तौर पर सेलेरी एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सेलेरी ये एक प्लांट है जिसको आमतौर पर सलाद वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, या इसके अलावा बर्गर्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये सेलेरी लीव्स आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं सलाद के तौर पर। तो अगर आप उन सेलेरी लीव्स का एक्सट्रैक्ट हासिल कर लें तो उस एक्सट्रैक्ट के अंदर लाजमी कैटालेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेलेरी एक्सट्रैक्ट को एज अ सोर्स ऑफ कैटालेज यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों का एक मिक्सचर हमने एक ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया है और इस ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगाकर इसको बंद कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कॉर्क में से एक और कैपिलरी ट्यूब यहाँ से पास करवाई गई है और उस कैपिलरी ट्यूब को बेंड करने के बाद उसको एक और बीकर में आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इस बीकर के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने वाटर फिल किया हुआ है बीकर के अंदर, और इस वाटर फिल्ड बीकर में आपने एक मेजरिंग सिलेंडर को उल्टा करके रखा हुआ है। इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर आप जानते हैं कि इस तरह से एक ग्रेजुएटेड स्केल बना हुआ होता है जिसमें वॉल्यूम मेजर किया जाता है। तो इस मेजरिंग सिलेंडर को यूं उल्टा करके इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर प्लेस कर दिया है ताकि जब सेलेरी एक्सट्रैक्ट में मौजूद कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रोकन डाउन करे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जब ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो तो इनमें से वाटर तो जाहिर है कि वो एवोपरेट नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से एवोपरेट करना शुरू कर देगी और जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो सारा ऑक्सीजन इस कैपिलरी ट्यूब से पास होकर इस मेजरिंग सिलेंडर में उसके बबल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे और उसके बाद फिर ये बबल्स रफ्ता रफ्ता यहाँ इस मेजरिंग सिलेंडर के इस खाली चैम्बर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर वाटर का लेवल नज़र आ रहा है इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से वो लेवल ऑफ वाटर यहाँ से रफ्ता रफ्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ पे भी नोट किया कि ये हमने जो कैटालेज एंजाइम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जिस ट्यूब के अंदर प्लेस किया था उस ट्यूब को यहाँ पर एक और वाटर बाथ के अंदर रखा हुआ है। वाटर बाथ ये एक ऐसा अपरेटस होता है जिसमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट कंट्रोल्ड वाटर बाथ को यहाँ पे यूज़ किया है और इस वाटर बाथ के अंदर हमने ये ट्यूब को प्लेस किया हुआ है ताकि हम इसको आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें फॉर इट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि टेम्परेचर भी आइडियल है, यहाँ पर जो कैटालेज के लिए पीएच रिक्वायर्ड थी वो भी हमने यहाँ पर मेंटेन की हुई है, यानी बाकी तमाम फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जब तमाम कंडीशंस आइडियल हों तो कैटालेज की एक्टिविटी किस रफ्तार से परफॉर्म होती है। तो जब आपने यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कैटालेज की एक्टिविटी को नोट डाउन किया तो यहाँ पर हम ये कैटालेज की एक्टिविटी को किस तरह से नोट डाउन कर रहे हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। आपको मैंने जैसे अभी बताया था कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड और बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट मेजर करके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो रीडिंग्स आएंगी उन रीडिंग्स को हम देखिए किस तरह से प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। तो इस तरह हम एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में यहाँ पर प्लेस किया है और नीचे हम ये टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर टाइम दिखाया हुआ है, और वाई एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर कलेक्ट किया था हमने
उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे शो किया है कि 30 सेकंड के ऊपर हमने रीडिंग नोट की थी। 30 सेकंड पर हमारे पास जो रीडिंग आई थी वो तकरीबन कोई 2.7 के करीब है, ठीक है। और इसी तरह से फिर 60 सेकंड हमने दूसरी रीडिंग नोट डाउन की, वो कोई 4.5 के करीब आ गई है। इसी तरह से अगेन 30 सेकंड के बाद यानी टोटल 90 सेकंड जब पूरे हुए तो हमने एक और रीडिंग नोट की, तो वो तकरीबन कोई 5 क्यूबिक सेंटीमीटर के करीब आई है। फिर उसके बाद मज़ीद 30 सेकंड के बाद एक और रीडिंग ली है। तो आप देख रहे हैं कि हम हर 30 सेकंड के इंटरवल पर ऑक्सीजन की रीडिंग ले रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है, और ये ऑक्सीजन हम क्यूबिक सेंटीमीटर में ये रीडिंग्स कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से 30 सेकंड के इंटरवल से आपने सेवरल रीडिंग्स यहाँ पर ली हैं और यूं ग्राफ एक प्रिपेयर किया है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं जो कर्व बनती हुई नज़र आ रही है आपको, तो ये कर्व पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप कर्व थी और उसके बाद फिर ग्रेजुअली इसकी जो स्टीपनेस है कर्व की वो कम होती जा रही है और कर्व रफ्ता रफ्ता ये स्ट्रेट होने के करीब हो गई है। और एक वक्त आएगा अगर ये इसी तरह से आगे टाइम गुजरता रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये जो कर्व यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, ये कर्व इंडिकेट कर रही है कैटालेस की एक्टिविटी को। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैटालेस की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो कैटालेस की एक्टिविटी फर्स्ट 30 सेकंड में जैसी नज़र आई है आपको, उसके बाद के 30 सेकंड में वैसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, और उसके बाद के 30 सेकंड में उसकी एक्टिविटी और कम हो गई है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है तो कैटालेस की एक्टिविटी कम होती चली गई है। अगर हम यहाँ पर रीजनिंग करें कि ऐसी क्या वजह है, कैटालेस की एक्टिविटी क्यों ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई है, तो उसकी दरअसल वजह यह है कि जब शुरू में कैटालेस ने अपना एक्शन परफॉर्म किया तो उस वक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली यहाँ पर मौजूद थे। और अब जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंज्यूम होना शुरू होंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स कम होते रहेंगे तो कैटालेस एंजाइम को वेट करना पड़ेगा कि जो थोड़े सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो आएँ और उसके ऊपर बाइंड कर सकें, क्योंकि जब ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस वक्त तो उनका कैटालेस के साथ इंटरेक्ट करने का चांस भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखिएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अब ग्रेजुअली कम होती रहेगी तो ऐसी सूरत में सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ इंटरेक्शन भी कम होता रहेगा। यही वजह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट 30 सेकंड में आपको मिला है, सेम वैसा रेट ऑफ रिएक्शन अगले 30 सेकंड में नहीं मिला और उससे अगले 30 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैटालेस डिटरमिन करना है तो हम ये रीडिंग क्या लेंगे? क्या हम ये हर 30 सेकंड का जो रेट है उसको अलग अलग लेकर और उस रेट का एक एवरेज ले लेंगे? क्या ये असल रेट ऑफ कैटालेस एक्टिविटी होगा, या फिर हम ये जो फर्स्ट 30 सेकंड है सिर्फ इस रेट को कैटालेस का एक्चुअल रेट ऑफ कैटालिसिस सपोज करेंगे? तो क्या तरीका होना चाहिए? तो असल में होता यह है कि चूँकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि आने वाले जो फर्दर 30 सेकंड्स होंगे उनमें ग्रेजुअली रेट कम होता जा रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रही है। इस वजह से जो अगले 30 सेकंड्स हैं, जितने भी नेक्स्ट 30 सेकंड्स हैं पहले 30 सेकंड के बाद, वो असल रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकते। लिहाजा जो रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दरअसल ये फर्स्ट 30 सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन असल रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और जो इस फर्स्ट 30 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसको हम एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन मानेंगे। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त ये जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने आया है, ये तकरीबन कोई, अगर आप यहाँ पर इमेजिन करें तो ये तकरीबन आपके पास आ रहा है 2.7 के करीब। चलें 2.7 अगर हम अज्यूम कर लें तो 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है पर 30 सेकंड। 30 सेकंड में अगर ये रेट है तो आप इमेजिन करें कि 1 मिनट में क्या रेट होगा। तो 1 मिनट का रेट निकालने के लिए आप इसको डबल कर दें। तो अगर आप इसको डबल करते हैं तो इस तरह से आपके पास ये आंसर कितना आ जाता है? ये आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन कोई 5.4।
तो इस तरह से आप देखिए तकरीबन 5.4 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन पर मिनट प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हमें यूं कैटालेज एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया, तो आपने बच्चों गौर किया कि हम जिस तरह से कैटालेज की एक्टिविटी को यहाँ पे चेक कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से हम किसी भी और एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि उस एंजाइम के ज़रिए जितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है आपने उसको मेजर कर लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपने जो उस एंजाइम के ज़रिए प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उस प्रोडक्ट को आपने एस्टिमेट कर लेना है। तो इस तरह से आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में आपने केयरफुल रहना है, जैसे अभी हम चूंकि कैटालिस्ट की बात कर रहे थे, तो कैटालिस्ट जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रोकन डाउन करता है तो इसके रिजल्ट में H2O भी प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा O2 भी प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रही हैं। तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप दोनों प्रोडक्ट्स को मेजर करके आप उनका सम लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को रेफरेंस के तौर पर यूज करना है। आप चाहें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस पर मिनट या पर और इसको ले सकते हैं, या फिर आप वाटर के अमाउंट को ले सकते हैं। तो जैसे हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट आपको शो किया था उसके अंदर हमने सिर्फ ऑक्सीजन को मेजर किया था, हमने वाटर को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो बेशक किसी भी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं, आपने उन तमाम प्रोडक्ट्स को डिटरमिन करने के बाद, उसको एस्टिमेट करने के बाद उनको सम अप नहीं करना, ठीक है। आपने किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो आपने उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है और उसके अमाउंट के जरिए अपने रेट ऑफ रिएक्शन को इमेजिन करना है। या फिर इसी तरह से अगर एक रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहां पर इस रिएक्शन के अंदर तो सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ही किस्म का सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा था, अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा टाइप के सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो आप डेफिनेटली वो जो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट होंगे उनमें से किसी एक सबस्ट्रेट की कंजप्शन को रेफरेंस बनाते हुए आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है उससे अब वाकिफ हो चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ये जो अभी आपने 5.4 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर मिनट प्रोड्यूस होती हुई देखी है, ये आइडियल कंडीशन में थी, लेकिन आपको जैसे अभी बताया है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह मुतासिर होता है, इस चीज को अभी हमने लर्न करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे ताकि जो अब तक हमने चीज कवर की है उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है या नहीं ये बात पता चल सके। अब देखिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, तो उसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, या आइदर ए और बी, ठीक है, या ये वाला मेथड यूज करेंगे आप या ये मेथड यूज करेंगे, या फिर सम ऑफ ए और बी। आप दोनों मेथड्स यूज करें और दोनों की जो रीडिंग्स हैं उनका सम ले लें तो वो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ए और बी तो वो असल रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, तो अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपने इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है, लिहाजा आपने यहाँ पर आइदर ए और बी वाले ऑप्शन को पिक करना है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सम या फिर डिफरेंस या फिर इनमें से कोई एक मेथड आप टिक कर लें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है आइदर ए और बी। और यहाँ पर एक और बात के हवाले से केयरफुल रहिए कि अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन होता ना बोथ ए एंड बी और साथ एक ऑप्शन आइदर ए और बी होता तो तब भी हम आइदर ए और बी को प्रेफर करते हैं बोथ ए एंड बी के बजाय, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन के ऑप्शंस को यूं सेट किया हुआ होता है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि भाई ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कैसे डिटरमिन होता है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की इस एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में भी ये बात बताई थी कि एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव, ये बहुत सारे फैक्टर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, इनका रेट अफेक्ट होता है उन फैक्टर्स में कमी या ज्यादती की वजह से। तो आइए देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं।
उन फैक्टर्स में एक फैक्टर अभी हमने डिस्कस करना है, एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर और पीएच। तो इन फैक्टर्स के इफेक्ट को यहाँ पे अभी हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है। तो इसमें आप याद रखें, ये आपके सामने इस तरह से एक ग्राफ के अंदर ये चीज़ शो की हुई है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं आपको क्या चीज़ दिखाई हुई है, यहाँ पर हमने उसी तरह से ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम शो किया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर वही टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर ये दिखाया हुआ है। यानी वही जो अभी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर कैटालेज की एक्टिविटी थी उसी के हवाले से ये ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। तो इसमें ज़रा इमेजिन करें कि हमने किया क्या है। हमने यहाँ पर ये 5 डिफरेंट स्टेप्स में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। पहले स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने जो एंजाइम कंसंट्रेशन यूज़ की वो थी 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको याद है अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको शो किया था उसके अंदर हम एंजाइम का सोर्स क्या ले रहे थे, एंजाइम का सोर्स था सेलेरी एक्सट्रैक्ट। तो हम जो सेलेरी का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर ले रहे हैं, और ये सेलेरी एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है, ये दरअसल कैटालेज है, ठीक है, ये कैटालेज के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। तो अब हमने जो कैटालेज की कंसंट्रेशन ली है, यानी सेलेरी एक्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन ली है, वो 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ली है। ये जो सेलेरी एक्सट्रैक्ट होगा 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके अंदर कैटालिस्ट का एक ख़ास अमाउंट मौजूद होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर कैटालिस्ट कंसंट्रेशन पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया कि अगर इतनी कंसंट्रेशन इस कैटालिस्ट की रखी जाए तो फर्स्ट 30 सेकंड में ये रेट मिलता है हमें, नेक्स्ट 30 सेकंड में ये, और उससे अगले 30 सेकंड में ये। तो इस तरह से हमारे पास ये एक कर्व आ गई है जिसमें हमने 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर लिया। फिर इसी तरह से हम एक और स्टेप में 1.0 क्यूबिक सेंटीमीटर सेलेरी एक्सट्रैक्ट लेंगे, यानी कैटालिस्ट की ये वाली कंसंट्रेशन लेंगे, और इस कंसंट्रेशन में इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगे 30 सेकंड के इंटरवल से, और हमारे पास ये सेवरल रीडिंग्स आ जाएंगी और एक और कर्व आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से आप देखिए कि 2.0 क्यूबिक सेंटीमीटर कंसंट्रेशन लेकर आप एक और इस तरह से कर्व हासिल कर लेते हैं, और 3.0 और फिर 4.0। आप देख रहे हैं कि इन तमाम कर्व्स का जो ट्रेंड है वो इस तरह से कि किसी एक पॉइंट पर ये लाजमी तौर पर ये तमाम कर्व्स यूं कांस्टेंट हो जाएंगी। वो पॉइंट जाहिर है कि आगे जाकर किसी स्टेज पर अचीव होगा, ये कर्व भी आगे जाकर बाकी कर्व्स के साथ मिल जाएगी, ये भी बाकी कर्व्स के साथ, इस तरह से सारी कर्व्स इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन हमने जैसे कि अभी आपको बताया था कि किसी भी एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिटरमिन करना होता है, तो असल में उस एंजाइम की जो फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर एक्टिविटी होगी, जिसे हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उस इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन मानेंगे और उसके ज़रिए हम इफेक्ट को डिटरमिन करेंगे। तो जैसे आप देखिए कि फर्स्ट 30 सेकंड में इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये रेट था, इस कंसंट्रेशन पर ये रेट था, तो हम इन फर्स्ट 30 सेकंड के रेट्स को लेकर एक और ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। और वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ इस तरह से होगा कि अब आप देखिए कि ये जो पहली कंसंट्रेशन थी 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली, उसके ऊपर जो रेट आया था वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। 1.0 कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट आया था वो हमने ये इस जगह पे पिन पॉइंट कर दिया है। फिर 1.5 और फिर हमारे पास सेकंड जो रीडिंग थी, थर्ड रीडिंग थी, वो 2.0 के ऊपर थी, और फिर उससे अगली रीडिंग इस तरह से 30 के ऊपर, ये 3.0 के ऊपर थी, और फिर 4.0। लेकिन हम यहाँ पर जो एक स्केल बना रहे हैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर, उसमें हम 0.5 के इंटरवल से ये पूरा एक स्केल ड्रॉ कर देंगे। तो ये ड्रॉ करने के बाद जब आप ये इस तरह से इन कंसंट्रेशन को इस ग्राफ में पिन पॉइंट कर देते हैं और ग्राफ को एक लाइन के ज़रिए बनाते हैं, तो आपके पास जो इस तरह से अब ग्राफ बन रहा है वो एक लीनियर कर्व बन रही है, बिल्कुल लीनियर कर्व। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पहले कुछ है रेट फिर कुछ, बल्कि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक ही रेट से ये रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने वो जो फर्स्ट 30 सेकंड का रेट था ना, सिर्फ उसको यहाँ पे पिन पॉइंट किया है, क्योंकि जो अगले 30 सेकंड्स होते हैं उनका रेट असल में रिप्रेजेंटेटिव रेट नहीं होता। उसकी मैंने आपको वजह बताई है, क्योंकि उस वक्त
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होती है और एंजाइम इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम सिर्फ फर्स्ट 30 सेकेंड का जो रेट है उसको एक्चुअल रेट मानते हुए उन फर्स्ट 30 सेकेंड के रेट्स को यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ बना है, इस ग्राफ में नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर एंजाइम कंसंट्रेशन दिखाई हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर एज यूजुअल हम रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहे हैं। और ये रेट ऑफ रिएक्शन वही इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि हमने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, अब ये कर्व आपको क्या शो कर रही है? ये कर्व आपको ये शो कर रही है कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है इस ग्राफ को देखते हुए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ enzyme at what? At unlimited substrate concentration। यहाँ पे याद रहे कि हमने जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, एक खास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने रखी हुई थी और उस खास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो उस खास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अनलिमिटेड क्यों लिखा है यहाँ पर हमने? दरअसल यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका वैसे अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब ये होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी के लामहदूद, ठीक है। लेकिन ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्चुअली लामहदूद नहीं है। हम अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कंसेप्चुअली इसका मीनिंग इस तरह से लेंगे कि जब भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी तो आप उसको अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अज्यूम करेंगे। मिसाल के तौर पर इसको आप इस तरह से ले लीजिए कि जैसे अगर किसी जगह पर सिंगल एंजाइम मौजूद है, इफ़ देयर इज़ ओनली वन एंजाइम in a system and you have placed 100 substrate molecules there, तो अब देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ग्रेटर देन एंजाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंगल एंजाइम इन 100 सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये एक वक्त में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? तो जाहिर है कि एक वक्त में ये एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकेगा। तो वो देखिए कि एक एंजाइम इस तरह से इस एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर देखो ये रिएक्शन को डायरेक्टली शो कर रहा हूँ, सारे स्टेप्स इसके शो नहीं कर रहा। बहरहाल तो एक सिंगल एंजाइम इन 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से किसी एक को एक वक्त में यूं कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर ये एंजाइम दोबारा से फ्री हो जाता है और ये एंजाइम फिर दोबारा से एक और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर ये एक सिंगल एंजाइम इस सबस्ट्रेट को एक सेकंड के अंदर कन्वर्ट करा, सपोज करते हैं हम कि ये एक सिंगल एंजाइम चूंकि इसके पास एक ही एक्टिव साइट है, उसके ऊपर इसने सबस्ट्रेट को बाइंड करना है और उसके बाद फिर उसको इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये रिएक्शन एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, सपोज कर रहे हैं हम, एक्चुअली कैटालिस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतना स्लो नहीं है कि एक सेकंड में सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, बल्कि हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि अगर ये एक सेकंड के अंदर ये एक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हुआ है वो क्या है? वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा वन प्रोडक्ट, इस वक्त एक सिंगल प्रोडक्ट बनी है पर सेकंड, वो रेट ऑफ रिएक्शन इस वक्त वन प्रोडक्ट पर सेकंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम के बजाय 2 एंजाइम्स एट अ टाइम प्लेस कर देते हैं तो आपने क्या किया है? आपने एक्चुअली एंजाइम कंसंट्रेशन को 2 फोल्ड कर दिया है। तो अब उसी एक सेकंड में, जैसे एक सेकंड में एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, उसी एक ही सेकंड के अंदर अब इस वक्त 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 प्रोडक्ट पर सेकंड के बजाय अब रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। यानी जब आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। लेकिन याद रखिए कि ये जो हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मुकाबले में अभी भी कम है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है।
तो जब हम अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन से ग्रेटर होगी तो उसे आप अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अज्यूम करेंगे, और इस अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि एक एंजाइम था तो एक वक्त में एक प्रोडक्ट बनी थी 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड, और 2 एंजाइम हो गए तो 2 प्रोडक्ट पर सेकेंड। अगर आप यहां पर 3 एंजाइम्स प्लेस कर दें तो ये 3 प्रोडक्ट पर सेकेंड हो जाएगा, 4 प्रोडक्ट पर सेकेंड। यूं ग्रेजुअली जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज होती रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन कब तक इसी तरह से बढ़ता रहेगा? दरअसल जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहां पर 100 सबस्ट्रेट के साथ 100 एंजाइम्स मौजूद हैं तो 1 सेकंड के अंदर ये 100 एंजाइम 100 प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 100 प्रोडक्ट पर सेकंड। लेकिन अगर आप ये इस वक्त ये जो आपने 100 एंजाइम्स प्लेस किए और 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, आप बेशक अब एंजाइम की कंसंट्रेशन इसके और ऊपर ले जाएं, आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दें, 101 एंजाइम्स प्लेस कर दें, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी 100 है यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट कम क्वांटिटी में मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अब मजीद इंक्रीज नहीं होगा। जितना रेट ऑफ रिएक्शन 100 एंजाइम्स की मौजूदगी में था 100 प्रोडक्ट पर सेकंड, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन अब 101 एंजाइम्स की मौजूदगी में होगा। यानी इन 101 एंजाइम में से सिर्फ 100 एंजाइम एक वक्त में 100 सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकेंगे, बाकी एक एंजाइम फ्री होगा। तो आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, और जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, आपसे अगर पूछा जाए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम किसे कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट बिकम इक्वल, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो आपने याद रखना है कि उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, इस इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम था, बट बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट। तो आपने ये दोनों वर्डिंग याद रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, that is when the concentration of substrate become equal to the concentration of enzyme, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैक्सिमम, कांस्टेंट, मिनिमम, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपने क्या ऑप्शन पे करना है? एट इक्विलिब्रियम स्टेट मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट पूछा जा रहा है तो फिर आपने कांस्टेंट वर्डिंग यूज करनी है, यहाँ पे कांस्टेंट वाले ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है भाई, तो आपको मेरे ख्याल में अब ये एंजाइम कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर वो समझ में आ गया है कि एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है। एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब? इसके लिए ये कंडीशन है एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कब तक इंक्रीज होता रहेगा? टिल द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बिकम इक्वल। और जब ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती हैं तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इस स्टेट पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है, और बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये ग्राफ आपने ये याद रखना है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट दिखाया हुआ है, तो वो ग्राफ इस तरह से बना होगा कि उसमें एक लीनियर कर्व आपको नजर आएगी। उसमें इस तरह से ऐसी कर्व नहीं होगी कि जो यूं कम होते चले जाए। ठीक है, तो उसकी मैंने वजह आपको बताई है कि हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया, और उसका जो इनिशियल रेट था सिर्फ उसको यूज करते हुए ये कर्व ड्रॉ किए। इस वजह से ये कर्व यूं लीनियर दिखाई गई है। सही हो गया। तो किसी क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ आइडेंटिफाई करने को भी कहा जा सकता है कि कौन सा ग्राफ है जो एंजाइम कंसंट्रेशन के इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने इस तरह का जो ग्राफ होगा उसको पिक करना है। दिस ग्राफ इंडिकेट्स the effect of concentration of enzyme on the rate of reaction.
अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी हमने ये तो एक चीज़ बयान की ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। अगर हम इसकी रीजनिंग करें कि व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, इसकी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो आपने बेटे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दरअसल जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, पहले एक एंजाइम, उसके बाद 2 एंजाइम, फिर 3, तो बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन एक्चुअली मोर एक्टिव साइट्स बिकम अवेलेबल। तो जितनी एक्टिव साइट्स ज्यादा अवेलेबल होती जाएंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बिकॉज आपको एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन याद है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट है और इसने सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करवाना है और इस तरह से फिर उसको उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो by increasing enzyme concentration, actually number of active sites are increased, therefore the rate of reaction becomes directly proportional to the concentration of enzyme at unlimited substrate availability। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई है जी। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट था, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, आइए देखते हैं। अगेन आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है और इस ग्राफ में हमने यहाँ पर क्या किया कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी उसको हमने चेंज किया। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अचीव हो रहा है उसको हमने यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया। अभी आपने खुद ही नोट किया था कि जब हम किसी भी एक एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे तो उसमें जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर कैलकुलेट किया तो फर्स्ट 30 सेकंड के ऊपर रेट कुछ और आया था और उसके बाद नेक्स्ट 30 सेकंड पर कुछ और उससे अगले 30 सेकंड पर कुछ और। तो एक्चुअली ये रेट क्यों ऐसे कम होता जा रहा था उसकी मैंने रीजनिंग आपको बताई थी। उसकी रीजनिंग क्या थी कि दरअसल फर्स्ट 30 सेकंड पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे और उसके साथ एंजाइम्स भी मौजूद हैं तो उन एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा कुछ सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे, तो बकाया जो सबस्ट्रेट बच जाएंगे तो वो फिर जब एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे तो उनका इंटरेक्ट करने का जो चांस है वो पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर ये सपोज करो कि ये ब्लैक कलर में ये हैं, ये हमने यहाँ पर कोई 10 के करीब एंजाइम्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, और इसी तरह से इस वक्त मैं ये ब्लू कलर में आपको यहाँ पे ये सबस्ट्रेट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर के अंदर हमने ये सबस्ट्रेट्स शो किए हैं। तो ये सबस्ट्रेट्स काफ़ी सारे हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा इन काफ़ी सारे सबस्ट्रेट में से इन 10 एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबस्ट्रेट अभी वाफिर मकदार में अवेलेबल हैं और इजीली इनका इंटरेक्शन इन 10 एंजाइम के साथ मुमकिन है। यानी अगर ये वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा किसी के साथ तो ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा तो दूसरा कोई और कर जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और इन बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से इन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए बहुत सारे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए चूँकि अवेलेबल हैं तो इस वजह से इनके दरमियान इंटरेक्ट करने का चांस ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है, मिसाल के तौर पे ये 30 सेकंड पास हो गए हैं तो 30 सेकंड में जाहिर है कि इन बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से कुछ कंज्यूम हो चुके हैं। अब जैसे ही कुछ कंज्यूम हो गए तो अब जो बकाया बच गए उनका इन एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया। पहले चूंकि ये ज़्यादा थे तो ये एंजाइम के साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये थोड़े से कम हो गए तो अब इनका जो इंटरेक्शन है उसका चांस भी कम हो गया। अच्छा, फिर थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो इन एंजाइम्स के ज़रिए मज़ीद कुछ सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन सबस्ट्रेट्स की तादाद और कम रह जाएगी। अब जब ये सबस्ट्रेट्स की तादाद और कम रह जाएगी तो ऐसी सूरत में ये एंजाइम के साथ फिर इंटरेक्ट करने लगते हैं तो इनके इंटरेक्ट करने का चांस और कम हो जाएगा। और फिर कुछ वक्त गुजरेगा, इनमें से मज़ीद कुछ जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो मज़ीद ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में इन एंजाइम्स के साथ इनके इंटरेक्ट करने का चांस और कम हो जाएगा। तो अब अगर मिसाल के तौर पर आखिर में कोई एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बच गया है
और बेशक एंजाइम अभी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो ये अकेला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये इधर उधर फिर रहा है, लेकिन किसी एक एंजाइम के साथ इसका सामना नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है सबस्ट्रेट एक है तो उसका सामना अब एंजाइम के साथ होने का चांस थोड़ा सा कम हो गया है। तो यूँ ये जो पहले 30 सेकंड में रेट अचीव हुआ था, अगले 30 सेकंड में वो नहीं रहेगा, उससे अगले 30 सेकंड में वो नहीं रहेगा, और यूँ ग्रेजुअली ये कम होता चला जाएगा। तो ये इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो कर्व इसकी बनी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, वो कर्व इस तरह से बन रही है, वो बिल्कुल कोई लीनियर कर्व नहीं बन रही, बल्कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंज्यूम होते जाते हैं तो उनका एंजाइम के साथ रिएक्ट करने का चांस ग्रेजुअली कम होता जाता है, और इसी वजह से ये कर्व यूँ नीचे आती जा रही है। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर भी नोट किया कि दरअसल एंजाइम कंसंट्रेशन की तरह ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है इसके साथ भी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम यहाँ पर अगेन वही एक्सप्रेशन शो करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर हमने अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी, एंजाइम कंसंट्रेशन का जिक्र किया है, और अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन या एंजाइम अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा। अगेन वही इसका जो लिटरल मीनिंग है अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी का, वो तो यह है कि एंजाइम की इतनी कंसंट्रेशन के कभी ख़त्म ना हो, लेकिन यहाँ पर हम लिटरल मीनिंग को चूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग लेंगे। और मैंने अभी जैसे आपको पॉइंट आउट किया था कि अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरह, जैसे अभी पहले हमने अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात की थी, बिल्कुल उसकी तरह अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब भी यही होगा कि अगर एंजाइम की तादाद सबस्ट्रेट की तादाद से ज़्यादा है तो ये अनलिमिटेड कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जैसे एक सिस्टम के अंदर ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, मिसाल के तौर पर देयर आर 100 एंजाइम्स आर देयर बट ओनली 1 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज देयर। ठीक है, तो एक सिंगल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन 100 एंजाइम्स के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो ऐसी सूरत में एक वक्त में कितनी प्रोडक्ट बनेंगी। तो जाहिर है कि एक वक्त के अंदर इन 100 एंजाइम में से कोई एक एंजाइम इस सिंगल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से एक वक्त में जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक ही प्रोडक्ट होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो यूनिट टाइम अगर 1 सेकंड है तो एक प्रोडक्ट 1 सेकंड के अंदर बनी है। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को यहाँ पर 2 फोल्ड कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसी एक ही वक्त में, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी उसी सेकंड के अंदर अब आपके पास 2 प्रोडक्ट आ जाएंगी एक के बजाय। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर ये इसको 3 कर देते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को तो 3 प्रोडक्ट, 4 करते हैं तो 4 प्रोडक्ट। गर्ज ये कि आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी। अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी मींस कि व्हेनेवर एंजाइम कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस इज सपोज्ड टू बी अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी। और इस अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर भी आपने ये याद रखना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कब तक बढ़ता रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, और उस स्टेट को क्या कहते हैं? दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? तो आपने कहना है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। देखो, जब ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो अब एक ही वक्त में 100 प्रोडक्ट बनेंगी। लेकिन अगर आप ये मजीद इसको बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट को 101 सबस्ट्रेट रख देते हैं, तो अब भी उसी 1 सेकंड के अंदर 100 प्रोडक्ट ही बनेंगी। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुका है, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट सेम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मेंटेन्ड। तो इस सेम रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट वर्ड यूज किया जाएगा। आप इसको मैक्सिमम नहीं कहेंगे, अब हम इसको कांस्टेंट वर्ड के जरिए रिपोर्ट करेंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, और बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट कांस्टेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने रीजनिंग की थी कि भाई
रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है एट अनलिमिटेड एंजाइम एबिलिटी, बट वाई रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी? पहले तो हमने रीजनिंग की थी जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। उस वक्त हमने यहाँ पर रीजनिंग की थी कि बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आर इंक्रीज। लेकिन इस दफा अब रीजनिंग क्या होगी? इस दफा रीजनिंग ये होगी कि एक्चुअली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसकी वजह यह है कि सबस्ट्रेट एक्ट एज प्रीकर्सर। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट के रेफरेंस से पॉइंट आउट करना है एक्चुअली सबस्ट्रेट का यहाँ पे रोल क्या होता है। सबस्ट्रेट एक्ट एज अ प्रीकर्सर, और प्रीकर्सर किसे कहते हैं? प्रीकर्सर ये एक इनिशियल सबस्ट्रेट होता है, इनिशियल सबस्ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट, या इसको दूसरे लफ्जों में कह ले रॉ मटेरियल। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज एक्चुअली द प्रिकर्सर। तो चूंकि ये सबस्ट्रेट प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट कर रहा था, तो जितना प्रिकर्सर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जितना गुड़ ज्यादा डालेंगे उतना मीठा ज्यादा होगा। तो ये इस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, यानी प्रिकर्सर ज्यादा अवेलेबल होता जा रहा था, तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। तो आपने ये केयरफुल रहना इन दोनों क्वेश्चंस के मुतालिक कि व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, वहां पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट का रीजन देंगे, और व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट एन अनलिमिटेड एंजाइम अवेलेबिलिटी। तो यहां पर आपने ये नंबर ऑफ प्रिकर्सर इंक्रीज का रीजन देना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में केयरफुल रहना, यहाँ पे गलती होने का चांस होता है। यहाँ पर भी बेटे उसी तरह से आपसे ये ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिस ग्राफ के अंदर इस तरह यूं कर्व बनी हुई हो तो वो दरअसल इंडिकेशन होती है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। लेकिन अगर ये ग्राफ यूं बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट लीनियर कर्व शो कर रहा होता तो वो फिर एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता। ठीक है, तो ये केयरफुल रहना आपने। जैसे अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह का पूछा गया है कि इन अ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि देखो ये जिसमें इस तरह से लीनियर कर्व होगी ये एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट शो कर रही होती है, और ये अगर इस तरह की कर्व बनी हुई है तो ये कर्व ये अभी आगे चलकर भी आप देखेंगे पीएच के केस में ऐसी कर्व बनेगी, और अगर ये कर्व देख रहे हैं तो ये कर्व किसी भी केस में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये टिपिकली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ये कर्व शो कर रही है। सो द राइट आंसर इज डी। बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखिए एक और क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट जो अभी हमने चीज़ लर्न की है, अब आप इसको यहाँ पे देखते हैं, अपना कॉन्सेप्ट चेक करें कि द ग्राफ शोज द प्रोग्रेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम अमाइलेज। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज हमारे स्लाइवा का कंपोनेंट है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज। तो यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस दिखाई हुई है इस रिएक्शन की। व्हाई डज द रिएक्शन स्लो डाउन? आप देखें ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो रिएक्शन स्लो डाउन होता जा रहा है। अभी मैंने आपको ये रीजनिंग करवाई थी कि ये स्लो डाउन क्यों होता चला जाता है। ठीक है, तो अब आपने वही रीजनिंग यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। देखो ए ऑप्शन दिया है कि एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन बाय द माल्टोज, यानी जो इसकी एंड प्रोडक्ट है माल्टोज, क्या वो माल्टोज बनता जा रहा है और वो स्लाइवरी अमाइलेज के ऊपर फीडबैक इनहिबिशन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है। ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये माल्टोज के केस में ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। ठीक है, ये याद रखो कि माल्टोज के केस में ये फीडबैक इनहिबिशन वाला फेनोमेनॉन नहीं होता। फिर इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है कि स्लाइवरी अमाइलेज इज बिकमिंग डी नेचर। क्या वक्त गुजरने के साथ साथ स्लाइवरी अमाइलेज डी नेचर होता जा रहा है? नहीं भाई, बाकी चीज़ें चूँकि कंट्रोल हैं उसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि वो कंट्रोल्ड हैं, तो इसका मतलब है कि डी नेचुरेशन नहीं हो रही। सी the salivary amylase is gradually becoming saturated with the starch। तो बेटे देखो सैचुरेशन जो टर्म हम यूज़ करते हैं, सैचुरेशन टर्म उस वक्त यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर इफ़ देर आर 100 एंजाइम्स और देर आर 100 सबस्ट्रेट, तो जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उतने ही अगर एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसी सूरत में ये तमाम एंजाइम इन तमाम सबस्ट्रेट के साथ इंगेज हो जाएंगे
तो इस चीज़ को हम कहेंगे सैचुरेशन, यानी कंप्लीट सैचुरेशन हो गई है। इस सैचुरेशन स्टेट पर अगर आप मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन स्टेट कहलाती है। तो क्या ये सैचुरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि सलाइवरी अमाइलेज की सैचुरेशन हो गई है स्टार्च के साथ, उसकी वजह से रेट स्लो डाउन हो गया है? ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। असल में इसके मुकाबले में ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके मुकाबले में आप देखिए कि देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू बाइंड विद द सलाइवरी अमाइलेज। देखो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, असल में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती जा रही है। अभी मैंने आपको ये सारा फिनोमेनन समझाया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं और नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, तो उनका एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करने का जो चांस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। तो देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट to bind with the salivary amylase, therefore the rate of salivary amylase activity is decrease। ठीक है, तो राइट आंसर शुड बी डी। तो यहाँ पर इवन देखो कि ये ए भी पॉसिबल लग रहा था, सी भी पॉसिबल लग रहा था, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, लेकिन सबसे जो प्रेफरेबल आंसर होगा वो ये डी होगा जी। उसके बाद अब आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है? अभी आप देखिएगा कि एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे इन्फ्लुएंस होती है। देखिए टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे क्लासिफाई करें एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिहाज से, तो 3 बुनियादी टेम्परेचर्स को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। इनमें से एक को मिनिमम टेम्परेचर कहा जाएगा, और ये मिनिमम टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम स्टार्ट देयर एक्टिविटी। देखो एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, इतना कम टेम्परेचर है कि वो जो रैंडम मूवमेंट होती है ना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, जिसमें एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उसने आपस में मूव करके कोलाइड करके आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर पर ये दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टिल खड़े हुए हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ यूँ कोलाइड नहीं करेंगे तो जाहिर है कि एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट ही कोई नहीं होनी, ये एंजाइम अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बाद जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है और इतना सफिशिएंट टेम्परेचर आ जाता है कि ये हरकत करना शुरू करते हैं, और जब इनमें हरकत होती है तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंट्रैक्शन से रिएक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो रिएक्शन जो दरअसल एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो मिनिमम टेम्परेचर है, वो जो हम आमतौर पर कहते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वो एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं ना, एक तो द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ना सिर्फ ये किसी भी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को स्टार्ट करने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, बल्कि फिर उस एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो हम यहाँ पर वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी फॉर द स्टार्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी उसकी बात कर रहे हैं, और उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? मिनिमम टेम्परेचर। इस मिनिमम टेम्परेचर से जो लेस टेम्परेचर होगा उसके ऊपर एंजाइम इनएक्टिव होंगे, एंजाइम काम नहीं कर रहे होंगे, और इस फेनोमेनन को क्या कहा जाएगा? इनएक्टिवेशन। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि बिलो मिनिमम टेम्परेचर एंजाइम की स्टेट क्या होती है? एंजाइम रिमेन्स इनएक्टिव। तो इस स्टेट को इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कहा जाएगा, जिस स्टेट में एंजाइम लेस देन मिनिमम टेम्परेचर पर मौजूद हो। उसके बाद फिर देखो एक और टेम्परेचर, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर होता है एट विच द एंजाइम कैन परफॉर्म देयर हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जाहिर है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज पर आकर रेट ऑफ रिएक्शन अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। तो वो जो पीक पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, या ये एक आइडियल टेम्परेचर होता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद फिर इसी तरह से एक और टेम्परेचर को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, वो है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर की टर्म हम उस टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं दैट टेम्परेचर कॉजेज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम,
or in other words loss of enzyme activity. The temperature which causes loss of enzyme activity is called maximum temperature. याद रखो कि जो अभी हम कह रहे थे ना कि बिलो मिनिमम टेम्परेचर, जो बिलो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, बिलो मिनिमम टेम्परेचर ये दरअसल इनएक्टिवेशन कॉज करता है. बिलो मिनिमम टेम्परेचर इट कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, लॉस नहीं होती, कीप इन योर माइंड, स्टॉप हो जाती है. और इस फेनोमेनॉन को क्या कहा जाता है, इनएक्टिवेशन. एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और रिजल्ट में इस फेनोमेनॉन को आप इनएक्टिवेशन का नाम देंगे, इनएक्टिवेशन. जबकि इसके मुकाबले में जो अभी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, इस मैक्सिमम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो किसी एंजाइम के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर दरअसल उस टेम्परेचर को कहा जाता है. आपने सिंपली ये नहीं कह देना कि हाई टेम्परेचर, बल्कि आपने टर्म मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे याद रखनी है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम और इट कॉजेज द लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. यानी इसके ऊपर आकर एंजाइम की एक्टिविटी एक्चुअली लॉस हो जाती है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देता है, स्टॉप नहीं करता. देखो अगर एक्टिविटी स्टॉप है तो वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वंस द एक्टिविटी इज लॉस्ट तो वो फिर दोबारा से रीगेन नहीं हो सकेगी. सो एक्चुअली एंजाइम लॉस द एक्टिविटी. और इस फेनोमेनॉन को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा डीनेचरेशन. यानी एंजाइम डीनेचर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग डिसरप्ट हो जाती है, एंड दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम. तो आपने बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने कि व्हाट कॉजेज द टेम्परेचर लेस देन मिनिमम, तो it causes the stop of enzyme activity which is also known as inactivation of enzyme. And what causes the maximum temperature, यहाँ पर याद रखो कि high temperature term यूज नहीं हो रही, maximum temperature. देखो हाई टेम्परेचर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूं आपको बताता हूं कि अगर दो ऑप्शन दिए मैं ना कि विच टेम्परेचर कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एक ऑप्शन मैक्सिमम टेम्परेचर है, एक ऑप्शन हाई टेम्परेचर है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, हाई टेम्परेचर वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे या मैक्सिमम टेम्परेचर वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे. तो हो सकता है कि कोई हाई टेम्परेचर किसी एक एंजाइम के लिए हाई टेम्परेचर हो और किसी दूसरे एंजाइम के लिए वो हायर टेम्परेचर ना हो. मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर तमाम एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑप्टिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं जो कि तकरीबन कोई 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अपना बेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहे होते हैं. तो आप अंदाजा करें कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे लिए तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, बट उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो थर्मोफिलिक नेचर के हैं, जो हाई टेम्परेचर को पसंद करते हैं, उनके लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड कोई हाई टेम्परेचर नहीं है. तो आपने हाई टेम्परेचर को इस सिलसिले में प्रेफर नहीं करना अगर आपसे पूछा जाए कि विच टेम्परेचर कॉजेज डीनेचुरेशन, बल्कि आपने ये टर्म मैक्सिमम टेम्परेचर याद रखनी है. ठीक है, तो इस तरह से देखो आपको यहाँ पे दो चीज़ों का आइडिया हो गया कि बिलो मिनिमम टेम्परेचर स्टॉप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, ड्यू टू बिलो मिनिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज स्टॉप्ड and this phenomenon is known as inactivation, and maximum temperature causes loss of enzyme activity. This phenomenon is known as denaturation. अच्छा, तो ये जो आपने तीन टेम्परेचर्स अभी नोट डाउन किए हैं, इन तीनों टेम्परेचर्स को हम ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर इन तीनों टेम्परेचर्स को इस ग्राफ के अंदर हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. यहाँ पर इस ग्राफ में आपको एज यूजुअल वाई एक्सिस के ऊपर आप रेट ऑफ रिएक्शन मुलाहिजा कर रहे हैं, और जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये टेम्परेचर शो किया हुआ, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो टेम्परेचर एक डिपेंडेंट फैक्टर है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. असल में कोई भी प्रोसेस जिस फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा हो तो वो फैक्टर डिपेंडेंट फैक्टर कहलाता है. तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट फैक्टर इस वक्त टेम्परेचर है, तो डिपेंडेंट फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर शो किया जाता है, और जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये दरअसल वाई एक्सिस के ऊपर शो किया जाता है. तो इस ग्राफ में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे यूं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है.
और यूं करते 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 एक स्टेज पर आकर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो गया है, और इस मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे हम नाम देंगे वी मैक्स, मैक्स फॉर मैक्सिमम और वी फॉर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज डेजिग्नेटेड बाय वी मैक्स। तो ये देखो वी मैक्स किस स्टेज पर अचीव हुआ है, दिस इज अचीव्ड एट द आइडियल टेम्परेचर। और अभी हमने जिक्र किया था कि दैट आइडियल टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ये है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, दिस इज एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, वो 98.6 वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है, लेकिन ये सेंटीग्रेड्स के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। यहाँ पर हर एक एंजाइम की एक्टिविटी आपको हाईएस्ट रेट के ऊपर मिलेगी। अच्छा, अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम के करीब होता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन यूँ अपनी पीक पे जाता जा रहा है, यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रीजनिंग करें कि ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, हम ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी का रोल डिस्कस कर चुके हैं। देखो, टेम्परेचर दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी असल में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडम कोलिजन को इंक्रीज करती है। तो लिहाजा जैसे जैसे रैंडम कोलिजन बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सिंपल सी रीजनिंग यहाँ पे की जा सकती है। और अगर इसका रिलेशन यहाँ पे देखा जाए कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है कि किस हद तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इसका रिलेशन कितना है, तो आपने इस सिलसिले में याद रखना है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से ग्रिप करना है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर causes double the rate of reaction, double the rate of reaction from existing point, double the rate of reaction from existing point। वो from existing point क्या है, मिसाल के तौर पर उसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे अभी आपको ये डायग्राम दिखाइए, इसमें आप देखिए कि सपोज करो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई एक रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल उसको हम x कह देते हैं। तो 10 में 10 का इजाफा किया जाए, देखो कहा है ना कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है 10 में फर्दर 10 का इजाफा करो तो ये हो जाएगा 20। तो 20 के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 10 वाले रेट ऑफ रिएक्शन से डबल होगा, यानी 10 के ऊपर अगर x है तो 20 के ऊपर ये 2x हो जाएगा, x का डबल क्या होगा 2x। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल आफ्टर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉइंट। अगर ये एग्जिस्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस पर जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था तो वो 20 के ऊपर डबल हो जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन 20 के ऊपर अचीव हो चुका है दैट इज 2x, सपोज करें उसको हमने 2x कहा है, तो वो कब डबल होगा, वो फर्दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें राइज आएगा। तो 20 में 10 अगर ऐड किया जाए तो ये 30 हो जाता है, तो 30 के ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन अब 4x कहलाएगा। तो आपने बच्चों देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के बाद डबल हो जाता है। इसको देखो इस तरह से आपने याद रखना है कि जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 22 पर डबल हो जाएगा, इसी तरह से जो 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 23 पर डबल हो जाएगा। यानी किसी भी एक पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपने उस पॉइंट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब इजाफा करना है तो उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे के बाद अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो प्रीवियस पॉइंट से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो आपने ये इस तरह से याद रखना है कि किसी भी एक पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, उस पॉइंट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उस पॉइंट वाले रेट ऑफ रिएक्शन से डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, अगर ये कहा जाए कि द रेट ऑफ रिएक्शन अचीव्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज x, यहाँ तो मैंने ये इसको x कहा, इसको 2x, इसको 4x कहा ना, ये चेंज भी किया जा सकता है, ये तो सपोज्ड है। सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज अचीव्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज x,
तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड? तो अब आंसर क्या होगा? 2x, यानी अब x का डबल करना है ना, 20 से आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा किया है, तो यहां पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करना है, तो x का डबल क्या हो जाएगा? 2x। इसी तरह से आपसे यहां पे सवाल पूछा जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज अचीव्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज x, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इससे हाफ होगा, यानी यहां पर ये हाफ x हो जाएगा इस तरह से। तो आपको किसी भी एक पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया जाए, उससे अगले पॉइंट्स और उससे पिछले पॉइंट्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, यानी वहां पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम हो, आइडियल हो, वहां पर एंजाइम की कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम हो, आइडियल हो, और पीएच भी उसकी सूटेबल हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और हर 10 डिग्री के बाद इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल 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 होता चला जाएगा। अच्छा, अब देखो कि ये जो इफेक्ट है ये कब तक कायम रहता है, तो मैंने आपको बताया कि ये इफेक्ट आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक कायम मिलेगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा? वो मैक्सिमम होगा। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? तो मैक्सिमम आपने कहना है। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे आपने अब कांस्टेंट नहीं कहना, जैसे आपने वो एंजाइम कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केस में कांस्टेंट वर्ड चूज किया था। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्या वजह है कि ये ऑप्टिमम से टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिक्रीज होना शुरू हो गया? आप जरा इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त टेम्परेचर ऑप्टिमम से स्लाइटली ग्रेटर है, ठीक है। दिस इज स्लाइटली ग्रेटर टेम्परेचर देन ऑप्टिमम, स्लाइटली ग्रेटर टेम्परेचर, ठीक है, ये स्लाइटली ग्रेटर टेम्परेचर है देन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम से थोड़ा सा ये ज्यादा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो, ये बात जहन में रहे। ये जिस जगह पर एरो मैंने फॉल किया है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो। तो ये जो टेम्परेचर है इसकी ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों हो गया? तो यहां पर आपने ये याद रखना है कि जैसे अब अभी हम कह रहे थे ना कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन इज इंक्रीज बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट become more active, they have more chance to collide with each other, they become more frequent to react with each other. So इस तरह से by increasing temperature एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसकी रैंडम कोलिजन इंक्रीज हो रही है, इस वजह से रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ने के बजाय अब कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी डीनेचुरेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होने का रीजन क्या है? दरअसल यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम इस वजह से हो रहा है कि वो जो रेट ऑफ रैंडम कोलिजन है इट बिकम्स मोर देन सफिशिएंट, ये जरूरत से ज्यादा हो गई है ये रेट ऑफ रैंडम कोलिजन। यानी यूं हो रहा है जैसे मिसाल के तौर पर यूं इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करने के लिए आ रहे हैं और ये इतना तेजी से कोलाइड करते हैं कि ये एक दूसरे से यूं ऐसे स्लिप कर जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ यूं इस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। चूंकि उनकी रेट ऑफ रैंडम कोलिजन फास्ट हो गई है ना, तो उनके दरमियान इस तरह से स्लिपिंग हो रही है, वो एक दूसरे के साथ यूं रिएक्ट नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर कोई दो लोग इस तरह से दूर से भागते हुए आ रहे हैं और वो दो लोग यूं दूर से भागते हुए आते हुए एक दूसरे का यूं हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हाथ नहीं पकड़ा जाता, चूंकि वो तेजी से भागते हुए आ रहे थे तो एक इस तरफ निकल जाता है और दूसरा इस तरफ निकल जाता है और वो एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में नहीं ले पाते। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ये जो टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रेटर होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो इस टेम्परेचर की वजह से वो जो रेट ऑफ रैंडम कोलिजन है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, जो कि उनको आपस में यूं रिएक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होगा।
तो उससे पहले जब थोड़ा कम था तो वो इतना तेजी से कोलाइड करते थे कि कोलाइड करते ही वो आपस में रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन अब उनमें चूंकि रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से उनको आपस में रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिक्रीज हो गया। लेकिन फिर मज़ीद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कंप्लीट डीनेचरेशन हो जाती है, देखो इस टेम्परेचर पर जस्ट अभी डीनेचरेशन स्टार्ट हुई है, ये टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं है। तो ये टेम्परेचर जहां पर कंप्लीट डीनेचरेशन अचीव हो गई है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अभी जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो ये वो टेम्परेचर है विच कॉजेज कंप्लीट डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है, यानी वी मैक्स अचीव हो जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल लॉस हो जाएगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको मिनिमम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट शो किया। तो मिनिमम टेम्परेचर क्या था? वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी अभी स्टार्ट हुई है, उससे बिलो आप देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप रहेगी। जैसे ही आप मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एंजाइम की एक्टिविटी डबल 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 होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात भी याद रखिए कि जैसे अभी हम ये डबल वाला इफेक्ट नोट डाउन कर रहे थे, तो इसमें आपसे मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात किए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कब डबल होगा, तो वो 20 पर। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई 20 वाला रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होगा, तो आंसर है 30 पर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 30 पर है वो कब डबल होगा, तो आप फौरन कहेंगे 40 के ऊपर। नहीं, याद रखो बच्चों कि ये जो डबल वाला इफेक्ट है ये एक लिमिट तक है। देखो अभी हमने जिक्र किया ना कि हमारा जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वो 37 पे अचीव हो जाता है, उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जा ही नहीं सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 30 पे अचीव हो चुका है वो 40 पे डबल होगा, जबकि 37 पे वो मैक्सिमम पहुंच गया था। तो याद रखो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 30 पर अचीव हो चुका है वो कभी भी डबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 37 लास्ट लिमिट है। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर आपसे अगर ये कहा जाए कि 37 के ऊपर हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हुआ है, दैट इज़ वी मैक्स, तो बताइए कि इससे एग्जैक्टली जो हाफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, हाफ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है वी मैक्स का हाफ होगा, हाफ वी मैक्स। तो ये जो हाफ वी मैक्स है, हाफ वी मैक्स, ये किस टेम्परेचर पर अचीव होगा? तो बाज़ बच्चे क्या कहते हैं कि फ़ौरन से 37 का हाफ करना शुरू कर देते हैं। तो 37 का हाफ नहीं करना, बल्कि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं सवाल पूछता हूं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन 20 के ऊपर अचीव हुआ है तो वो हाफ कब होगा, तो वो हाफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा। इसी तरह से जो 37 के ऊपर अचीव हो चुका है वो हाफ कब होगा, तो वो 27 के ऊपर हाफ होगा। तो आपने डबल करने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करने और हाफ करने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देने। इस तरह से ये सेवरल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दो बातें और भी, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि बिलो मिनिमम टेम्परेचर क्या इफेक्ट कॉज होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड स्टॉप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और एट मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, एंजाइम बिगिन टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। यानी यहाँ पर ऐसे करके सवाल पूछा जाता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज कॉज्ड एट मिनिमम टेम्परेचर या बिलो मिनिमम टेम्परेचर, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? तो याद रखो कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज कॉज्ड एट बिलो मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि एट मिनिमम टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो एट मिनिमम टेम्परेचर नहीं कह देना। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम इज कॉज्ड एट मैक्सिमम टेम्परेचर या आफ्टर मैक्सिमम टेम्परेचर, तो यहां पर आपने आफ्टर नहीं जाना, आपने यहां पर एट मैक्सिमम टेम्परेचर ही कह देना है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर एक डेफिनेशन है। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर विच कॉजेज कंप्लीट डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो उसमें आपने बस एट मैक्सिमम टेम्परेचर ही कह देना काफ़ी होगा। आपने ये नहीं कहना कि आफ्टर मैक्सिमम टेम्परेचर डीनेचरेशन होती है, एट नहीं हो रही, तो ये इस तरह गलत हो जाएगा। यहाँ पर बेटे इस तरह के सवाल यहाँ से उभरेंगे।
तो आइए देखते हैं आगे, हम एक सवाल लेते हैं। देखिए, ड्यू टू स्लाइट इंक्रीज इन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइम इट्स एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज, अभी जैसे मैंने आपसे ये कॉन्सेप्ट शेयर किया था कि आप अभी देख रहे थे कि अगर ये थोड़ा सा टेम्परेचर ऑप्टिमम से इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है? तो ऑप्शंस आपको दिए हुए कि एंजाइम बिकम डीनेचर, तो याद रखो कि इतने टेम्परेचर पर अभी डीनेचरेशन नहीं हुई, तो इस वजह से ए नहीं हो सकता। इट लूजेज ऑलरेडी अटैच सबस्ट्रेट, तो बेटा देखो एक दफ़ा जो सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है ना, वो फिर लूज नहीं होता, उसकी जान तभी छूटेगी जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात जहन से निकाल दो। कई बच्चे ये समझते हैं कि शायद टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया है तो जो सबस्ट्रेट अटैच हो गया था तो फौरन लूज हो जाएगा। नहीं, वो जो सबस्ट्रेट अटैच हो गया था अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर ही वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इट लूजेज ऑलरेडी अटैच सबस्ट्रेट, ये भी नहीं होगा। The random collision of the reacting molecules, the random collision of the molecules increased more than sufficient. Yes, अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि जो random collision हो रही होगी molecules की, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो यूँ आएंगे और एक दूसरे से यूँ स्लिप कर जाएंगे और इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, और फिर देखो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो भाई देखो, मैंने जैसे आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो सबस्ट्रेट वहाँ पर अटैच हो गया तो अब उसकी जान तभी छूट रही है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी, तो ये इसका आंसर बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन, अभी हमने कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया है तो उसको ज़रा पुख्ता कर लेते हैं हम। इफ़ द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी इज वी मैक्स, ठीक है, वी मैक्स मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन which is achieved at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी इस टेम्परेचर पर हाईएस्ट है। अच्छा, एट विच टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन वाज हाफ वी मैक्स, किस टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है उससे हाफ रेट ऑफ रिएक्शन था। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने बस वही करना है जो अभी मैंने आपको समझाया था, यानी आपके पास ऑप्शन है 0, 10, 18.5 और नन ऑफ देम। तो बहुत सारे जो जज्बाती स्टूडेंट हैं वो फ़ौरन से 37 का हाफ करेंगे, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, तो वो कहते हैं इसको हाफ करेंगे तो हाफ रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाएगा, और वो हाफ इसका 18.5 है। तो ज़्यादातर बच्चे इस ऑप्शन की तरफ भागते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, ये आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, बिल्कुल उसी तरह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है। तो अगर वी मैक्स इज अचीव्ड एट 37 तो हाफ वी मैक्स वाज अचीव्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, देयरफॉर नन ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सवालात यहाँ से कॉन्सेप्चुअल सवालात आ सकते हैं, इनके ऊपर आप ग्रिप करें, क्योंकि आसान सवालात तो आप इजीली कर ही जाएंगे। लेकिन देखो, इन लेक्चर्स को लेने का मकसद ही दरअसल ये है कि इन टॉपिक्स में से छुपे हुए इस तरह के सवालात जो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो पूछ लिए जाएं तो उन्हीं से डिफरेंस क्रिएट होगा। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की हुई होगी वो ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे, वो ऐसे सवालात को सही तरह से हल कर पाएंगे, और जिन बच्चों की तैयारी कमज़ोर होगी वो ऐसे सवालात को टैकल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर आप देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी इज एक्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच टेम्परेचर at which of the following temperature the rate becomes double। अब देखो ऑप्शन आपको दिए हैं, 30 के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल कब होगा। तो यहाँ पर अगेन जो बहुत सारे जज्बाती स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो फौरन 30 में 10 डिग्री ऐड करेंगे और 40 आंसर की तरफ भागेंगे, और अगेन 40 आंसर वाले गलती कर बैठेंगे, ये आंसर नहीं है। तो मैंने अभी आपको समझाया था, बेशक 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से, टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, लेकिन भाई इसकी एक लिमिट है ना। ये ऐसे तो नहीं है कि बस 10 ऐड करते जाओ और ये रेट डबल होता चला जाएगा, तो इसकी एक लिमिट है। तो वो लिमिट क्या है कि 37 के ऊपर मैक्सिमम रेट अचीव होना है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 27 पे था वो तो डबल हो जाएगा 37 पे, लेकिन जो 28 पर भी है इवन, वो भी डबल नहीं होगा। जो
29 पर है रेट वो भी डबल नहीं होगा, और जो 30 सेंटीग्रेड पर रेट है ऑब्वियसली वो भी डबल नहीं होगा। तो राइट आंसर शुड बी डी, नन ऑफ देम। ठीक है, तो केयरफुल रहना बच्चों। एक और क्वेश्चन इस हवाले से देखिए कि बैक्टीरियम लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स एट टेम्परेचर्स ऑफ 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फाउंड इन दीज बैक्टीरिया। देखो बहुत सारे बैक्टीरिया हायर टेम्परेचर के ऊपर आसानी से सर्वाइव करते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है, दे आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो ये 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने वाला एक बैक्टीरियम है। तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम रेट ऑफ एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट शो करेंगे, तो वो ग्राफ कौन सा होगा? तो वो देखो, ये ए तो हरगिज नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर वाले ग्राफ ऐसे कभी भी नहीं होते जिसमें यूँ कांस्टेंट रेट आपको नजर आ रहा हो। ओके, तो फिर ग्राफ कैसा होगा? सी या डी हो सकता है, लेकिन चूंकि बात हो रही है कि ये 75 to 85 के ऊपर ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है, तो इसकी बेस्ट एक्टिविटी आपको ये 75 to 85 पर आपको नजर आएगी। तो वो दरअसल डी ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रही है। ये सी ग्राफ ह्यूमन के लिए हो सकता है और ये डी ग्राफ ये इन बैक्टीरिया के लिए होगा। तो राइट आंसर इस केस में डी है। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच ग्राफ शोज हाउ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चूंकि ह्यूमन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेरिंग टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो किस ग्राफ से इंडिकेट होगा? तो जाहिर है कि इन चारों में से आप फौरन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर वाला ग्राफ कौन सा होगा। तो ये ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, दिस इज सी। तो इस तरह की बेटे ये ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने ये जितने भी ग्राफ्स अब तक देखे इन डिफरेंट फैक्टर्स के इफेक्ट के, उनको माइंड में रखें और ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली फिर कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पीएच के जरिए भी इन्फ्लुएंस होता है। पीएच के लिए भी एंजाइम सेंसिटिव होते हैं। पीएच के हवाले से हम एक टर्म यूज करते हैं ऑप्टिमम पीएच की। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है? A suitable pH which is required by an enzyme to perform its highest rate of reaction। एक एंजाइम उसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जिस पीएच के ऊपर अचीव होगा वो ऑप्टिमम पीएच कहलाएगी। लेकिन ये ऑप्टिमम पीएच का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा ऑप्टिमम टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट से मुख्तलिफ है। वो कैसे? वो इस तरह से कि किसी भी एक बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर उसकी बॉडी के तमाम एंजाइम हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। यानी टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एंजाइम का मुख्तलिफ नहीं होगा किसी बॉडी के अंदर, लेकिन पीएच में जो ऑप्टिमम पीएच है वो हर एक एंजाइम के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तमाम एंजाइम एक ही पीएच के ऊपर अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर ज्यादातर जो एंजाइम है वो 6 to 8 पीएच के ऊपर काम करते हैं। मोस्ट एंजाइम्स वर्क बेस्ट, ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स दे वर्क बेस्ट एट 6 to 8 पीएच। और कुछ एंजाइम्स हैं जो हाईली एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम ये 2.0 पीएच के ऊपर बेस्ट एक्टिविटी देता है, बहुत ही एसिडिक पीएच पर। और जैसे एक और इसी का भाई है दैट इज ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो था ये भी प्रोटीएज है, और ट्रिप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीएज एंजाइम। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये एक अल्कलाइन पीएच के ऊपर 8.0 के ऊपर अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करता है। तो आपने देखा कि ज्यादातर एंजाइम अगर 6 to 8 पीएच के ऊपर अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच 6 to 8 के दरमियान होगी। लेकिन पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 है, ट्रिप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 8 है। इसी तरह से डिफरेंट एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच डिफर करेंगी। अभी आपको उनके बारे में हम शेयर करते हैं एक डाटा। आप मुख्तलिफ एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच को याद रखिएगा। कुछ एंजाइम्स अगरचे ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऑप्टिमम पीएच कोई एक फिक्स नहीं है, वो एक लॉन्ग रेंज ऑफ पीएच के ऊपर अपनी आइडियल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेपेन एक एंजाइम है। पेपेन एंजाइम ये पेपेया से, पपीता जो होता है उससे ये हासिल किया जाता है, पेपेन एंजाइम। दिस पेपेन एंजाइम कैन परफॉर्म इट्स
बेस्ट एक्टिविटी एट वेरियस पीएच, यानी ये एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच दोनों के ऊपर फंक्शनल होता है और वहाँ पर अपना ऑप्टिमम रेट शो कर रहा होता है। तो ये बेसिक पीएच के ऊपर भी सही काम करता है और एसिडिक पीएच के ऊपर भी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक पीएच टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। सो व्हाई एंजाइम्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, और उस ऑप्टिमम पीएच में अगर कोई चेंज आएगा तो क्या होगा। असल में देखिए, ये जो ऑप्टिमम पीएच होती है हर एंजाइम की मुख्तलिफ, वो इस वजह से होती है कि एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड्स की फिर फोल्डिंग्स की वजह से टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स मेंटेन हुआ होता है। तो एंजाइम चूंकि ये अमाइनो एसिड्स से कंपोज्ड है और अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड होकर टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही होती है एंजाइम की फॉर्म में। तो दरअसल ऑप्टिमम पीएच इन एंजाइम्स की कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही होती है कि उस एंजाइम के अंदर कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं और किस किस्म की बॉन्डिंग उसके अंदर हुई है। तो इसके ऊपर उसकी ऑप्टिमम पीएच डिपेंड कर रही होगी। इस वजह से कोई एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे ज़्यादा बेहतर काम करता है, ये उसकी कंपोजिशन की वजह से, और इसी तरह से कोई एंजाइम है जो एसिडिक पीएच के ऊपर या बेसिक पीएच के ऊपर ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, तो ये जाहिर है कि उसकी कंपोजिशन की वजह से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑप्टिमम पीएच के अंदर अगर कोई चेंजिंग आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा। इस ऑप्टिमम पीएच के ऊपर अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होगा। देखो, ऑप्टिमम पीएच में चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, स्लाइड चेंज ऑप्टिमम पीएच के अंदर आ सकता है, और दूसरा यहां पर एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच पॉसिबल है। स्लाइड चेंज और एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है। देखो, स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच से मुराद यह है कि किसी भी एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है, मिसाल के तौर पर किसी एंजाइम की अगर ऑप्टिमम पीएच 8 है तो 8.1 8.2 ये स्लाइड चेंज है, या फिर 7.9 या 7.8, दिस इज स्लाइड चेंज। सो इस तरह का जो स्लाइड चेंज है ऑप्टिमम पीएच के अंदर, इसकी वजह से क्या कॉज होगा। इट कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द एंजाइम। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इन अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन हो सकती है ड्यू टू स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच। और अगर ये अमाइनो एसिड आयनाइज हो जाते हैं, जो कि जाहिर है कि एक रिवर्सिबल इफेक्ट है, अगर कंडीशन दोबारा सुटेबल हो तो ये आयनाइजेशन रिवर्स हो सकती है, यानी वही ऑप्टिमम पीएच जो स्लाइटली चेंज हुई थी वो दोबारा से रिकवर हो जाए, दोबारा ऑप्टिमम पीएच अचीव हो जाए, तो ये आयनाइजेशन रिवर्स हो जाएगी, तो एंजाइम दोबारा अपनी एक्टिविटी बहाल कर लेगा। तो इस तरह से आप देखो कि ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेरली लूज होगी, टेम्परेरली स्टॉप होगी। यहाँ पे लूज के बजाय बल्कि स्टॉप वर्ड यूज करना चाहिए। टेम्परेरली स्टॉप होगी उसकी एक्टिविटी, और जैसे ही वो ऑप्टिमम पीएच दोबारा से रिकवर होती है तो वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये आपने इफेक्ट याद रखना है कि ड्यू टू स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम व्हाट हैपेंस। तो ड्यू टू दिस स्लाइड चेंज ऑप्टिमम पीएच, आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड occurs, and as a result enzyme temporarily stop their activity, और इन अदर वर्ड्स अगर ये एंजाइम टेम्परेरली अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं तो इन अदर वर्ड्स एंजाइम बिकम इनएक्टिव, नॉट डीनेचर, एंजाइम बिकम इनएक्टिव, और वो जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं वो दोबारा से रिकवर हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसके बाद आप देखिए कि एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच। एक्सट्रीम चेंज का मतलब है कि अगर ट्रिप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 8.0 है तो इसको 2 पीएच मिल जाए, या 8.0 के मुकाबले में इसको 14 पीएच पे ले जाएं, तो ये एक्सट्रीम चेंज कहलाएगा ऑप्टिमम पीएच के अंदर। तो ड्यू टू दिस एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच व्हाट विल हैपन, डिसरप्शन ऑफ बॉन्डिंग इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, स्पेशली जो आयनिक बॉन्डिंग होती है विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो ये आयनिक बॉन्डिंग डिसरप्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू डिसरप्टिंग ऑफ दिस आयनिक बॉन्डिंग, एंजाइम का वो जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके डिस्ट्रॉय होने से एंजाइम परमानेंटली अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा। ठीक है, और एंजाइम जब परमानेंटली अपनी एक्टिविटी लूज कर दे तो इस इफेक्ट को आप क्या कहेंगे, इनएक्टिवेशन नहीं, बल्कि इसे कहेंगे डीनेचरेशन। सो दिस इज द डीनेचरेशन, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि स्लाइड चेंज की वजह से इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉज हो रही है, और एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच की वजह से डीनेचरेशन कॉज हो रही है।
तो आपने यहाँ पर अब तक नोट किया कि इनएक्टिवेशन दो फैक्टर्स कॉज करे थे, एक वो टेम्परेचर लेस देन मिनिमम और दूसरा स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच। और इसी तरह से डीनेचुरेशन भी दो फैक्टर्स अब तक आपने देखा कि वो कॉज करते हैं। कौन कौन से? एक मैक्सिमम टेम्परेचर और दूसरा एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पर बेटे वर्ड ऑप्टिमम का ज़रा ख्याल रखना, सिर्फ ये एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कह देना काफ़ी नहीं होगा, ऑप्टिमम पीएच, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच एक रेफरेंस है। तो उस ऑप्टिमम पीएच में अगर कोई स्लाइड चेंज आएगा या एक्सट्रीम चेंज आएगा तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी से मुतासिर होगी। तो देखो यहाँ पर सेवरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट हैपन्स टू द ट्रिप्सिन एट 7.9 पीएच। तो 7.9 पीएच के ऊपर क्या हो सकता है? क्या डिसरप्शन ऑफ बॉन्डिंग होगी उसकी, या वो परमानेंटली अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा, या उसके अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन होगी? तो जाहिर है कि उसकी अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन होगी, बिकॉज 7.9 ये एक स्लाइड चेंज होगा फॉर ट्रिप्सिन। तो आपने इस तरह से हर एक एंजाइम की, जो अभी आपको आगे बताते हैं, उन एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच याद रखनी है और उन ऑप्टिमम पीएच में इस तरह से स्लाइड चेंज या एक्सट्रीम चेंज शो करके आपसे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ पॉसिबल है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। अब देखो ग्राफ में अगर हम इसी इफेक्ट को शो करें, तो जैसे किसी एंजाइम की अगर ऑप्टिमम पीएच मिसाल के तौर पर 7 है, तो आप 7 के ऊपर इसकी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेंगे, यानी इसका जो वी मैक्स है, ये देखो ये वी मैक्स अचीव हो रहा है यहाँ पर, तो इसका ये वी मैक्स आपने कहाँ पे शो करना है? द वी मैक्स विल बी शोन एट दिस 7 पीएच। और 7 से जैसे जैसे ये पीएच अल्टर हो रही है, चाहे वो 7 से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो ऐसी सूरत में उसकी एक्टिविटी दोनों सूरतों में डिक्रीज होती जा रही है। और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी कंप्लीट एक्टिविटी लूज हो जाती है, और यही वो पीएच है जिसको हमने एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच कंसिडर किया है। तो ये जो एक्सट्रीम चेंज है, इस एक्सट्रीम चेंज के ऊपर डीनेचुरेशन अचीव हो जाएगी, और जबकि इसके मुकाबले में जो स्लाइड चेंज था उसकी वजह से एंजाइम टेम्परेरी अपनी एक्टिविटी को लूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इस ग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पर आपको दो मुख्तलिफ एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच शो की है। अगर यूँ इस तरह से आपको पॉइंट आउट करके किसी ग्राफ में पूछा जाए कि बताओ ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ए ग्राफ, तो इस ग्राफ ये जिस एंजाइम का ये ग्राफ है तो उसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, तो आपने इस तरह से यहाँ पर एक लाइन नीचे ड्रॉ करके गेस कर लेना इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है। इसी तरह से दूसरे ग्राफ में यहाँ पर जो एंजाइम शो किया है उसकी ऑप्टिमम पीएच को आप आइडिया कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्टिमम पीएच, आपने ये मुख्तलिफ एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच है ये याद रखनी है। ये पंजाब वाली बुक के अंदर इस तरह से इन एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं और साथ ये ऑप्टिमम पीएच भी गिवन है। अगरचे फेडरल बोर्ड की बुक में ये सारे एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच गिवन नहीं है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन थोड़े से रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो इस वजह से आप कम अज़ कम इन एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच को ज़रूर याद रखिएगा। तो इस हवाले से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन करने के लिए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए 5 ट्यूब्स कंटेनिंग कुक्ड एग वाइट आर सेटअप एज शोन, प्रोटीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच आर एडेड टू ईच ट्यूब। देखो ये टोटल 5 ट्यूब्स हैं और इसमें जो पीएच दी हुई है सोल्यूशन की वो 2 है, यहाँ पर 5, 8, 11 और 14 है। और ये आपको जो ऊपर डार्क कलर में दिखाया है प्रोटीज सोल्यूशन, और नीचे कुक्ड एग वाइट आपको लाइट कलर में शो किया गया। तो इस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है तो प्रोटीज सोल्यूशन की इक्वल क्वांटिटी इन तमाम ट्यूब्स के अंदर डाली है, और जो कुक्ड एग वाइट है वो भी इक्वल क्वांटिटी में इन तमाम ट्यूब्स में डाला है। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हर एक ट्यूब में एक ही जैसी रखी गई है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे रहे। लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ पर चेंज की है वो है पीएच। यहाँ पर 2 डिग्री से यहाँ पर 2 पीएच, यहाँ पर 5 पीएच, यहाँ पर 8 पीएच, 11 और 14 पीएच। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है प्रोटीएज एंजाइम की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, आपने गेस करना है कि ये प्रोटीएज एंजाइम किस पीएच के ऊपर ज़्यादा बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रोटीएज एंजाइम की। और वो प्रोटीएज कौन सा है? अब देखो आगे कहता है कि विच डायग्राम शोज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोटीएज फ्रॉम द स्टमक। हमारे स्टमक का जो प्रोटीएज है उसके हवाले से बात हो रही है, और वो स्टमक के अंदर प्रोटीएज कौन सा होता है? वो ज़ाहिर पेप्सिन है, और पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? वो है 2.0। तो देखो जो 2.0
वाला सेटअप है वहाँ पर आपको हाईएस्ट एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये डार्क कलर में इसने की बना के दी है कि जो प्रोटीएज और डाइजेस्टेड एग वाइट होगा वो डार्क कलर में होगा और लाइट कलर में अनडाइजेस्टेड एग वाइट होगा। तो आप देखो कि 2 pH के ऊपर कौन से ऑप्शन में आपको मैक्सिमम डाइजेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर डाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बी में भी इतना ज़्यादा नहीं है, सी में ज़्यादा है, डी में ज़्यादा है। बिल्कुल, यानी ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दो ऑप्शंस में आप देखें 2 pH के ऊपर डाइजेशन शो ही नहीं हो रहा, जो कि गलत है। तो ये ए और बी को तो हम सरासर इग्नोर कर देंगे, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब सी और डी में से राइट आंसर कौन सा है? अब सी और डी में से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, आप ज़रा गौर कीजिए कि आपको 5 pH के ऊपर आपको सी वाले जगह पर थोड़ा सा डाइजेशन ज़्यादा दिखा है, लेकिन डी में कंपैरेटिवली आपको डाइजेशन कम दिखा है। 8 के ऊपर आपको सी ऑप्शन के अंदर डाइजेशन बिल्कुल नहीं शो किया, और जबकि यहाँ पर भी नहीं। लेकिन 11 pH पर आपको डी ऑप्शन में डाइजेशन फिर दोबारा दिखाया है, और 14 pH पर अगेन आपको डी ऑप्शन में डाइजेशन फिर दोबारा दिखाया है। लेकिन सी ऑप्शन में आपको ये 8, 11 और 14 के ऊपर कोई डाइजेशन शो नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पेप्सिन है वो 2 pH के ऊपर तो अपना हाईएस्ट रेट शो करेगा, 2 के बाद 5 के ऊपर उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 8, 11, 14 के ऊपर वो कंप्लीट डी नेचर हो जाएगा और वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सो द राइट ऑप्शन क्या होगा? विच डायग्राम शोज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोटीएज फ्रॉम द स्टमक? सो दिस इज द सी। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हमारा अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो इस हवाले से जो भी आपकी फ़ीडबैक है उससे मुझे मुतला कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही फिर हम इससे जो अगला पार्ट है एंजाइम का उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.